हेलो एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर और अब हमें देखना है इसकी क्वेश्चन आंसर्स को। मतलब कि चैप्टर खत्म होते ही हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारी क्रॉप को लगाने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हुआ था, हमें उसकी हार्वेस्टिंग से लेकर मार्केट में सेल आउट होने तक हमें उसका ध्यान रखना था। वैसे ही हमारे चैप्टर को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे, यानी हमारे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद हमारा काम खत्म होगा और उसके बाद हम जो है वो शांति से आधा घंटा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जाना कहीं नहीं, उससे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स देखना है। जाने से पहले आधा घंटा वो रेस्ट है ना, उसके पहले हमें क्या देखना है, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेने हैं ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम रिलैक्स हो जाए कि चलो ये एक चैप्टर ऐसा है जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पढ़ने की जरूरत? बिकॉज यू नो वेरी वेल, इतना ईजी चैप्टर था ये। कुछ पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं, बाकी तो चीजें हमको बहुत अच्छे से पता है और जिसमें अगर हम रिविजन भी कर लेंगे तब तो हम बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली है क्या, और हमें उसको एग्जाम टाइम के अंदर टेंशन लेके फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी जल्दी वो रिवीजन हो जाएगा। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है कि मैम बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया हमको, 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे दिया। अरे हाँ, अच्छी बात है ना, तो 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे दिया तो अच्छे से आप कर पाओगे इसको। तो मतलब मुझे लगता है कि आधे लोग खुद ही बता देंगे मैम सीरियल्स के अंदर क्या होता है, पल्सेस के अंदर क्या होता है, वेजिटेबल्स के अंदर क्या होता है। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि वी वांट सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, वी नीड सो मेनी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक सिंगल फूड के अंदर मिल जाते हैं? क्या आपको मैं रोज दाल चावल खिलाऊं, अच्छा लगेगा कि रोज बेटा दाल चावल खाओ, सुबह दाल चावल खाओ, दोपहर में भी खाओ, रात में भी खाओ? अच्छा दाल चावल नहीं तो दाल रोटी खा लो, रोज खा लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, वो भी नहीं चलेगी। अच्छा तो एक काम करते ओनली आप इडली सांभर खा लो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, अगेन मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, सब में मतलब सिर्फ एक सिंगल फूड खा लो। पॉसिबल है? नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये कि हम ही उससे बोर हो जाएंगे सिंगल फूड को खा खा के। सेकेंड थिंग ये कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। दैट इज व्हाई वी नीड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में सबने पढ़ा है एंड वी नीड अ बैलेंस डाइट बिकॉज जो सिंगल टाइप ऑफ फूड होता है वो कभी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है, और उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड चाहिए होता है, और उस वैरायटी ऑफ फूड में वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक अगर वैरायटी में हम देखेंगे फूड के तो उसके अंदर सिंगल टाइप का न्यूट्रिएंट मिलेगा या 2 न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वैरायटी ऑफ फूड तो लेना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट मिल्क, मिल्क के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। अगर आप मिल्क ले लेते हो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, वो भी ऐसा नहीं कि पूरे टाइम बस वही वो ले रहे हैं, नहीं, मॉर्निंग या इवनिंग में अगर आप रोज मिल्क लेते हो तो आपके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल रहेगी, कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी। इसलिए जो मम्मी बोलते हैं दूध पी लो, तो भागना नहीं होता है, एक्चुअल में वो दूध पीना होता है ताकि हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें कंप्लीटली मिलते रहे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं हो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कम हो जाए, नहीं। सो बैलेंस डाइट के अंदर हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे वो 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। फर्स्ट क्या होता है हमारा? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या होगा? उसके अंदर होगा प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब प्रोटीन होगा, बॉडी बिल्डिंग फूड। और अगर मैं उसको देखूं तो ये होगा मेरा प्रोटीन। देन हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप का मतलब हो गया, ओके ग्रीन कलर था ना तो ग्रीन ले लो, चलो। सेकेंड टाइप का मतलब हो गया एनर्जी गिविंग फूड। सेकेंड टाइप का क्या मतलब हुआ? ये हुआ है एनर्जी गिविंग फूड। और इस एनर्जी गिविंग फूड में क्या आएगा? तो एनर्जी गिविंग फूड में आएगा हमारा जो हमें एनर्जी देता है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे एंड आएगा फैट। देन थर्ड वन क्या होगा? तो थर्ड वन होता है हमारा, देखो फर्स्ट क्या हो गया बॉडी बिल्डिंग, सेकेंड हो गया हमारा एनर्जी गिविंग फूड, तो थर्ड वन क्या होगा? अरे प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बचाता है हमेशा। कौन सा फूड होगा? प्रोटेक्टिव फूड होगा, जो कि हमें क्या करता है? सारी चीजों से बचाता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव फूड है इसके अंदर कौन कौन होते हैं? तो इस प्रोटेक्टिव फूड के अंदर होता है विटामिन एंड मिनरल्स। इस प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन होगा? इसमें होंगे विटामिन एंड मिनरल्स। सिंपल सी चीज है ये तो। चल अब क्या हुआ देखो, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फूड,
बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। इसके अंदर देखो सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए एंड वाटर इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते क्योंकि हमारी पूरी बॉडी 70% वाटर से बनी है। अब आते हैं हम इन पे कि भाई सीरियल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है इनमें से। तो सबसे पहले ये देखें कि इनसे हमें मिलता क्या क्या है, क्यों हम इनको लेते हैं। तो प्रोटीन देखो क्यों जरूरी है, बॉडी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है। हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एनर्जी गिविंग फूड है, वो क्या करेंगे हमें एनर्जी देंगे, दैट इज वाई हमें इनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, हमें हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, यानी इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट तो है हमें। नेक्स्ट आ जाओ प्रोटेक्टिव फूड, क्या इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल है। अगर विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो मे बी आपकी बॉडी इवन एक्स पर्सन की बॉडी के अंदर क्या होगा, डिजीज हो सकती है। दैट इज वाई डॉक्टर हमेशा क्या सजेस्ट करता है कि विटामिन और मिनरल्स ज्यादा लेने चाहिए, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खानी चाहिए। तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। नाउ द मेन थिंग इज कि जो एनर्जी दे रहे हैं दो है एनर्जी देने वाले, लेकिन फैट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा टाइम लगाता है थोड़ा सा, लेकिन दे देता है एनर्जी। अब एक चीज और कि बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, कैलोरी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या करते हैं, बेसिकली कैलोरी देते हैं। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं या जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, सो दैट कि उनकी बॉडी के अंदर क्या हो, कैलोरी कम जाएगी। कैलोरी कम जाएगी तो मे बी उनकी बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब सारे फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट तो प्रेजेंट हो नहीं सकते, तो डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट होता है। यू नो वेरी वेल कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कहा जाता है क्या, कि उनको क्या देना है, प्रोटीन रिच डाइट देनी है, प्रोटीन ज्यादा देना है ताकि उनकी बॉडी जो है वो बिल्ड हो जाए। और उस प्रोटीन के लिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो नॉन वेज ज्यादा लेते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं वो बेसिकली दाल पे फोकस करते हैं। तो ये दालों पे फोकस करने का क्या सीन रहा, दालों पे फोकस करने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अभी हमारे पास आया हमारा टॉपिक सीरियल्स, पल्सेस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सीरियल्स, पल्सेस के पास में क्या होगा, पल्सेस के पास में होता है प्रोटीन। पल्सेस के पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी कि पल्सेस के अंदर होता है प्रोटीन। दैट इज वाई जब ग्रोइंग चिल्ड्रन है या जो जिम जाते हैं अगर उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो वो क्या लेंगे, वो पल्सेस ज्यादा लेते हैं, यानी दाल ज्यादा लेते हैं, अपनी डाइट के अंदर दाल को इंक्लूड कर लेते हैं। देन हम आते हैं सीरियल्स पे। सीरियल्स का क्या सीन है, सीरियल्स के अंदर क्या होता है, तो सीरियल्स के अंदर होते हैं वो चीज जिसको कि कैलोरी को कम करने के लिए उसको कम कर दिया जाता है। किसको कम किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, इनको कम किया जाता है। अगर अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी को कम करना है, कैलोरी कंजप्शन को कम करना है, तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कट कर देते हैं। दैट मीन्स कि वो लोग रोटी खाना कम कर देते हैं। बाजरे की रोटी हो गई चाहे गेहूं की रोटी हो गई, कोई भी ले लो, लेकिन वो रोटी खाना कम कर देते हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, सीरियल्स को कम कर रहे हैं। इसका मतलब सीरियल्स के अंदर क्या होता है, इसका मतलब सीरियल्स के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है सीरियल्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देन हम आते थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है आपका, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। डॉक्टर्स हमेशा क्या बोलते हैं, जब भी कोई डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है आपको कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाओ ताकि आपको विटामिन और मिनरल ज्यादा मिलेंगे और आपकी बॉडी जो है वो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम उसको डिजीज नहीं होगी। दैट इज वाई, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि पल्सेस के अंदर ओनली प्रोटीन है बाकी कुछ नहीं होगा, हो सकता है लेकिन बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होगा। तो अगर आप पल्सेस को लेते हो रेगुलरली, अगर आप अपनी डाइट के अंदर दाल को इंक्लूड करते हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। आपको अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन मिल रहा है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो प्रोटीन के लिए नॉन वेज का यूज करते हैं, लेकिन अगर वेज लोगों की बात करें, वेजिटेरियन लोगों की बात करें और वेज खाना खाने वालों की बात करें तो क्या होगा, पल्सेस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि उससे क्या मिले, हमें प्रोटीन ज्यादा मिले। फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो यू नो वेरी वेल, हमें हमेशा कहा जाता है, रोज के रोज कहा जाता है फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, लेकिन हम थोड़ी ना ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं। कैसे खा सकते हैं, भिंडी नहीं, लौकी नहीं खा सकते, भिंडी को तो बेचारी को फिर भी खा लेते हैं, लौकी नहीं खाते हम, टिंडी नहीं खाते हम, करेला नहीं खाते। इवन सबसे ज्यादा जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो इन्हीं ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर होता है। तो खाना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं खाओ, सब कुछ खाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और वैसे मुझे लगता है इसकी स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है तो। एंड आई एम श्योर कि आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। यू वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन ना, बहुत अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जब हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा था, हमने इस चैप्टर के अंदर दो ही चीजों के बारे में तो पढ़ा है, क्रॉप के बारे में पढ़ा है और सेकंड हमने पढ़ा है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो जब क्रॉप के बारे में पढ़ा था तो हमें कहा गया था कि हमें क्या करना है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और क्यों इम्प्रूव करना था, बिकॉज प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्यों चाहिए, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन। हमारा नंबर आज की डेट में भी अगर देखें तो बिलियंस में है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए अगर नॉर्मली हम पहले की तरह फूड उगाते रहेंगे तो क्या सबकी डिमांड फुलफिल हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाता है। हम लैंड एरिया तो इंक्रीज कर नहीं सकते, कितना करेंगे भाई, वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड लैंड है। अब उस लैंड एरिया को हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जब लैंड एरिया को हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी पर्टिकुलर लैंड के अंदर हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। कि इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर से सपोज अगर 1000 लोगों की डिमांड फुलफिल हो रही थी तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके हो सकता है कि 1200-300 लोगों की डिमांड जो है वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं। इट विल बी वेरी गुड, परफेक्ट हो जाएगा ये तो, कि जब हम उसी पर्टिकुलर लैंड एरिया के अंदर, उसी पर्टिकुलर जगह के अंदर हम क्या करेंगे, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को हम क्या करें, इंप्रूव भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो बट देयर आर सम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इस क्रॉप प्रोडक्शन को थोड़ा सा अफेक्ट कर देते हैं, ताकि उससे क्या ना हो, प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी ज्यादा ना हो और प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमेशा उनसे बचाना होता है। अब पहले पता तो हो कि बचाना किससे है, बायोटिक फैक्टर से, अबायोटिक फैक्टर से, ठीक है, लेकिन पहले पता तो हो बचाना किससे है, उसके बाद ही तो हम उनको बचा पाएंगे। तो जब बचाना किससे है ये देखने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स को देखें। सबसे पहले हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर्स को। सबसे पहले आप किसको देखेंगे, बायोटिक फैक्टर्स को देखें अगर, तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर कौन कौन आता है, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आता है इंसेक्ट्स, पेस्ट आते हैं और आते हैं वीड्स। उसके अलावा क्या आ जाते हैं हमारे, बैक्टीरिया आते हैं, टर्माइट्स आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। फाइन, तो बायोटिक फैक्टर्स में हमने कहा इंसेक्ट, पेस्ट और वीड्स है। यानी हमें क्या करना है, हमें जो प्लांट्स है या हमारी जो क्रॉप है उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें इनसे बचाना है हमारी क्रॉप को। उसके अलावा और हम किससे बचाएंगे, हम बचाएंगे पैथोजन से। यानी कि पैथोजन से क्यों बचाएंगे, ताकि उनको डिजीज ना हो, पैथोजन से बचा सकते हैं। इनडायरेक्टली हम किससे बचा रहे हैं, डिजीज से उनको बचा रहे हैं। तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स जिनसे हमें हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को बचाना है, ताकि हमारी क्रॉप जो है वो खराब ना हो और हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब बचाना कैसे है, कैसे बचा सकते हैं, इंसेक्ट से, कैसे बचा सकते हो वीड से, और कैसे बचा सकते हो हमारे पैथोजन से। तो देखो बेसिकली इंसेक्ट्स करते क्या है, किस तरह से अफेक्ट करते हैं, यही पूछा है, किस तरह से अफेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारी चीजें देखना है। तो इसमें क्या पूछा है, हाउ, कैसे बचाओगे। तो सबसे पहले ये कि इंसेक्ट जो है ये अफेक्ट कैसे करते हैं। फाइन, किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो अफेक्शन के अंदर जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो ये क्यूट से इंसेक्ट आपको नजर आता है, बेसिकली वो क्यूट नहीं होते। इंसेक्ट और पेस्ट क्या करेंगे, क्रॉप को हार्म करेंगे, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए वो क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे, उनको कम कर देंगे, उनका वेट कम कर देंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स का लॉस कर देंगे। कैसे करेंगे, अब सपोज कोई इंसेक्ट जो है वो प्लांट के ऊपर आ गया, टिड्डी दल का नाम तो सुना ही होगा कि पूरी फसल को खराब कर देता है, पूरी फसल को खा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लीव्स को खा जाते हैं, फ्रूट्स को खा जाते हैं। तो जब लीव्स को खा जाएंगे तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या हम जब मार्केट में सब्जियां खरीदने जाते हैं, पालक को खरीद लो सपोज, तो क्या उसकी आधी आधी पत्तियां खरीद के लाते हो, नहीं, हमें कैसी चाहिए होती, फ्रेश चाहिए, अच्छी लीव्स चाहिए, कटी फटी लीव्स नहीं चाहिए होती। तो ये क्या करेंगे, इंसेक्ट्स लीव्स को खा जाएंगे, फ्रूट्स को खा जाएंगे, या फिर ये क्या करेंगे, सेल सैप जो होता है, सेल सैप को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
सेल सैप को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेल सैप को एब्जॉर्ब किया, सक कर लिया उन्होंने। अब क्या होगा, सेल सैप के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो प्लांट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जब ये उनको सक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल सैप तो खत्म हो गया। तो क्या प्लांट बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इवन अगर हमारी बॉडी है, सपोज अगर कोई आके ब्लड को सक कर जाए, आधा ब्लड सक कर गया, क्या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो वैसे ही प्लांट बॉडी के ऊपर भी क्या होता है, जो ये सेल सैप होता है, जब इसको सक कर लिया जाता है इंसेक्ट्स के थ्रू, तो इनकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जल्दी से डिजीज लग जाती है, वेट इनका कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है भाई डाइटिंग नहीं करके भी। चलो, सो सेल सैप इंपॉर्टेंट है, इसको सक कर लेंगे। लीव्स को जो है वो कट कर लेंगे, कट द लीव्स, लीव्स को खा जाते हैं, फ्रूट्स को खा जाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कोई फ्रूट अगर आप लेकर आते हो, उस फ्रूट को बाहर से देखोगे आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब काट के देखते हो तो आपको लगता है कि अंदर इतने मतलब जानवर हो रखे हैं, उसने खराब कर दिया है उसको। तो ये सब क्या है, ये इंसेक्ट ही तो है, ये पेस्ट ही तो है जो उस प्लांट के अंदर लग गए थे। क्या करेंगे, ये फ्रूट को भी खा जाएंगे, ये फ्रूट को भी नहीं छोड़ेंगे और इस फ्रूट के अंदर चले जाएंगे और उस फ्रूट को भी क्या करेंगे, खा लेंगे। जब ये उसको खाना स्टार्ट कर देंगे तो वहां से क्या होगा, फ्रूट जो है वो सड़ने लग जाएगा। और क्या सड़ा हुआ फ्रूट हम यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या प्रोडक्टिविटी कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अच्छा, अगर सपोज बाहर से कोई फ्रूट खराब हो गया तो क्या मार्केट में जो कंज्यूमर है वो उसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंसेक्ट और पेस्ट के थ्रू कम हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वीड्स। वीड्स क्या होती है? वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड्स आर सम अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ में उग जाते हैं। मेन क्रॉप के साथ में कौन उगते हैं? लाइक ज़ैंथियम हो गया, जिसको हम गोखरू भी कहते हैं। तो ये मेन क्रॉप के पास में उग जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये वीड्स कंपीट करते हैं। ये वीड्स क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं फॉरवर्ड, कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करेंगे मेन क्रॉप से। सनलाइट के लिए कंपीट करेंगे, वो सनलाइट भी उनको वो लेने नहीं देंगे। वाटर के लिए कंपीट करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बेसिकली वीड्स क्या करेंगे, अब देखो सारे ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारे ही प्लांट्स को सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है और सारे ही प्लांट्स को वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमने हमारी जो मेन क्रॉप लगाई है उसके अकॉर्डिंग तो हमने न्यूट्रिएंट दिए हैं, हमने मैन्योर डाला है, फर्टिलाइजर डाला है, पानी भी हम दे रहे हैं। बट अगर उस मेन क्रॉप के पास में कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाएंगे, यानी कि वीड्स अगर आ जाएंगी, तो वो वीड्स क्या करेंगी, वो सनलाइट के लिए कंपटीशन करेगी हमारी मेन क्रॉप से और उसके अलावा वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, वाटर को भी कंज्यूम कर लेगी, लेकिन हमारी मेन क्रॉप को पानी कम मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारी मेन क्रॉप को क्या मिला, न्यूट्रिएंट जो थे वो बहुत ही कम मिले। और जब न्यूट्रिएंट्स हमारी मेन क्रॉप को कम मिले तो क्या हमारी मेन क्रॉप ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी? नहीं, वो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस की पावर है वो भी कम हो जाएगी। अब सपोज न्यूट्रिएंट कम हो गए तो ये सब चीजें क्यों हुई, डिजीज क्यों लग सकती है? वो इसलिए कि हमारी बॉडी से कंपेयर करते हैं। हमारी बॉडी में अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी होगी तो क्या होगा, होगा ये कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। अगर न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो डिजीज हो जाएगी और हमारी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से वीकनेस भी ज्यादा हो जाएगी, हमारा वेट लॉस होने लगेगा। द सेम थिंग इज विद द प्लांट बॉडी। जैसे ही उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, यानी जो न्यूट्रिएंट उसको जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उस एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर वो नहीं मिलेंगे और ये वीड्स अगर वो न्यूट्रिएंट्स ले जाएगी तो प्लांट बॉडी वीक हो जाएगी, उसके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और वो डिजीज को भी ले सकता है, यानी उसको कोई ना कोई डिजीज जो है वो लग सकती है। कोई भी डिजीज कभी भी लग सकती है, इजीली वो डिजीज के कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी कि ये वीड्स जो होती है ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, नहीं जरूरत है हमें इसकी। तो इस तरह से ये क्या करेगी, हमारी जो प्लांट बॉडी होती है, जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको अफेक्ट करेगी। फाइन, देन हम आते हैं हमारे पैथोजन पे। अब ये पैथोजन क्या करते हैं? पैथोजन का मतलब है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया इसके अंदर। तो ये सब क्या करेंगे, ये प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करेंगे, प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करेंगे। और अगर प्लांट को कोई भी डिजीज हो जाती है तो प्लांट बॉडी जो है वो धीरे 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 खराब हो जाएगी और वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। और जब उसके अंदर डिजीज हो गई है, पत्तियां उसकी खराब हो रही है, फ्रूट्स खराब हो रहे हैं, तो हमारे लिए भी वो प्लांट कोई भी काम का नहीं है। सपोज हमारा जो फील्ड है, हमारा जो ये खेत है, इस खेत के अंदर क्या हुआ, हमारी जो क्रॉप थी उसका जो इतना हिस्सा था, ये इसको क्या हुआ, डिजीज लग गई, इसको डिजीज लग गई।
यहाँ से आगे जाने से पहले हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और हमें नहीं पता था। जब हम यहाँ तक पहुंचे तो हमें पता चला कि यार ये वाले जो प्लांट्स थे वो तो खराब हो गए। खराब क्यों हो गए? बिकॉज उनके अंदर लग गई डिजीज। तो क्या लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल लॉस होगा, फार्मर का बहुत ज्यादा लॉस होगा। दैट इज वाई क्या किया जाता है, इन सब से बचाना होता है। इंसेक्टिसाइड्स डालो, पेस्टिसाइड्स डालो, फर्टिलाइजर्स दो, उसके अलावा वीड्स को जल्दी से रिमूव कर दो, आने से पहले ही उनको रिमूव कर दिया जाता है। बेसिकली फार्मर्स इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। देन हम आते हैं अबायोटिक फैक्टर्स पे। अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो सेकेंड हम आ जाते हैं हमारे अबायोटिक फैक्टर्स पर। अब इन अबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है क्लाइमेट। अबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहला क्या आता है, द फर्स्ट थिंग वो आएगी क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन। टेम्परेचर आ जाएगा कि हमारा जो आसपास का टेम्परेचर है कितना है, वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, इन सब पे आ जाएगा। ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो गई कम हो गई तब भी क्या होगा, वो क्रॉप को अफेक्ट करेंगी। रेनफॉल है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, यानी कि कुछ फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, तो हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अब ये सारी चीजें क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट अगर सडन चेंज होता है, सपोज वेदर चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्या होगा, ऐसी कोई क्रॉप जो किस में रह सकती है, ओनली गर्मी में रह सकती है। अगर क्लाइमेट चेंज होके, वेदर चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया, विंटर्स में आ गया, सर्दी वाला मौसम ज्यादा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्या वो सेम क्रॉप उसके अंदर सरवाइव कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, और वो क्रॉप जो है पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, या तो वो ग्रो ही नहीं करेगी, और अगर थोड़ी बहुत ग्रो हो भी जाती है तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हमारे घर के अंदर भी जब हम गमले लगाते हैं तो पता होगा कि गर्मियों के टाइम पे बेसिकली हमारे गमले बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। गमलों में लगे पौधे सूख जाते हैं, कुछ इतने खराब हो जाते हैं कि हमें खुद उनको निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, भाई जो प्लांट है, ऐसा नहीं है ना कि वो सारे ही वेदर में, सारे ही टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। सो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो सरवाइव कर पा रहा था, और अगर उसी प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर में या बिल्कुल कम टेम्परेचर में रखा जाए तो प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, तो क्रॉप प्रोडक्शन तो कैसे देगी। ह्यूमिडिटी है, अगर ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तब भी सेम प्रॉब्लम आ जाती है। रेनफॉल अगर ज्यादा हुआ कम हुआ तो क्या हो जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि फ्लड आ सकती है। ज्यादा रेनफॉल हो गया तो बाढ़ आ सकती है, और अगर कम रेनफॉल हुआ तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो सकता है। दोनों ही केसेस के अंदर क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो खराब होती है। बाढ़ के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बारिश के सीजन में कई बार ऐसा होता है खेतों में बहुत पानी भर जाता है, और उस खेतों में पानी भरने की वजह से किसान बोलते हैं कि हमारी जो फसल थी इस बार पूरी गल गई। गल गई मतलब क्या, मेल्ट हो गई? नहीं, पूरी की पूरी फसल जो थी वो पूरी खराब हो चुकी है, अब वो किसी काम की नहीं है, उसके अंदर वो जो क्रॉप लगी थी वो भी खराब हो चुकी है। अगर ड्रॉट हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लांट बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर वाटर नहीं मिलेगा, और अगर वाटर नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे। यू नो वेरी वेल कि जब पानी दिया जाता है तो उसी के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर घुले हुए न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद ही प्लांट बॉडी क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब करती है और उनको यूटिलाइज करती है। तो अगर सपोज सूखा पड़ जाता है तो क्या होगा, अच्छे से इरिगेशन नहीं होगा, प्लांट बॉडी को वाटर नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, और उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, इवन वो हार्वेस्टिंग तक भी नहीं पहुंच पाएगी, उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। सो दीज आर सम बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कि सारे ही केसेस के अंदर क्या करना है, हमें इनका ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी क्रॉप लगानी है, सो दैट कि हमें हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, और हमें इस चीज के बारे में सोचना ना पड़े, उसको देखना ना पड़े, लास्ट के अंदर ऐसा नहीं हो क्या इतनी मेहनत तो की थी लेकिन क्रॉप हमारी खराब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई हम इन सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद ही क्रॉप जो है वो लगाई जाती है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो कि किस किस तरह से क्या क्या है। पॉइंट्स में आपको अगर लिखना है आप कैसे लिखोगे आंसर्स। सो आई होप कि क्वेश्चन वैसे आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए।
अगर सपोज क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना है, अब सपोज क्या करना तो है ही, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना तो मस्ट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हमें क्या करना है, क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना है। जब तक क्रॉप इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक हम हमारे आसपास की पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई क्रॉप इंप्रूवमेंट में डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। बेसिकली हमें पता है कि हर एक क्रॉप का, हर एक फसल का या हर एक प्लांट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। अब आई वांट कि वो जो कैरेक्टर्स है, एक के अंदर कुछ और कैरेक्टर है, दूसरे के अंदर कुछ और कैरेक्टर है, आई वांट कि ये दोनों कैरेक्टर किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर आ जाए, तो क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, उससे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक नई प्लांट बॉडी आ जाएगी, एक नया हाइब्रिड सीड आ जाएगा, उससे आप नई तरह की क्रॉप लगाओ और सेल आउट करो। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक में डिजायर्ड कौन से होते हैं, तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर हमें दो एग्जांपल दिए। फर्स्ट हमें दिया है फोडर क्रॉप्स। अगर हम देखें फोडर क्रॉप्स, अब ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसा चाहेंगे कि जैसे होता है ना कि गर्ल्स से मतलब घर वाले ये चाहते हैं कि यार ये अच्छे से घर का काम कर ले तो इनफ है, और अगर बॉयज हो तो ये चाहते हैं कि भाई ये जॉब वॉब पे लग जाए ढंग का, तो फिर ठीक है, यही हमको चाहिए। तो वैसे ही क्रॉप के लिए हमें क्या चाहिए, क्रॉप हमारी सारी कंडीशन में सर्वाइव करनी चाहिए, वेदर कंडीशन चाहे कुछ भी हो, उसके अलावा सूखा पड़े, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन हमारी क्रॉप जो है एटलीस्ट थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाए। उसके अलावा क्या होता है, डिजीज नहीं लगनी चाहिए उसके अंदर, वीड से उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो व्हाट कैन आई डू कि जो दो क्रॉप्स है, दो प्लांट्स है जिनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की कैरेक्टर्स है, हम उनकी क्रॉसिंग करवाएंगे और उससे नया प्लांट आ जाएगा। लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन से चाहिए आपको, तो फॉडर के अंदर हमें चाहिए कि लेस ब्रांच्ड होनी चाहिए, लेस ब्रांच्ड हो यानी उसके अंदर ब्रांचेस कम हो, ब्रांच्ड। उसके अलावा वो कैसा हो, ये हो टॉल। तो फॉडर क्रॉप्स कैसी होनी चाहिए, हमारी ब्रांचेस उसके अंदर कम होनी चाहिए, ज्यादा ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा टॉल होना चाहिए। और फॉडर क्रॉप्स होती क्या है, तो फॉडर क्रॉप्स का मतलब होता है जो गाय, बफेलो, बाकी जो गोट है, इनको जो चारा दिया जाता है उसे ही हम कहते हैं फॉडर क्रॉप। बेसिकली लोग इनकी भी बहुत खेती करते हैं, तो फॉडर क्रॉप्स कहा जाता है। फॉडर क्रॉप्स का मतलब है लेस ब्रांच होगी और टॉल भी होनी चाहिए, वो वी नीड, ये हमारे वो कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी हमें डिजायर है, जिनको कि हम चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सीरियल्स की, तो सीरियल्स में हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ड्राफ्टनेस आनी चाहिए। ड्राफ्टनेस क्यों आनी चाहिए कि भाई वो जो प्लांट है जितना छोटा होगा उतने ही कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, और जब जल्दी ग्रो हो जाएगा तो बेटर है ना हमारे लिए। हम क्यों वेट करें उसके लॉन्ग टॉल होने तक का, नहीं, हमें तो छोटे में ही पूरी क्रॉप मिल जानी चाहिए, यही हम चाहते हैं। तो सीरियल क्रॉप जो है वो ड्वार्फनेस होना चाहिए उसके अंदर, सो दैट कि उसका ड्यूरेशन भी कम हो, फार्मर्स को सेकेंड क्रॉप लगाने में टेंशन ना रहे और वो हाथों हाथ ही उसको सेकेंड क्रॉप भी लगा दे कुछ टाइम के बाद ही, तो सीरियल्स भी हो जाएंगे और नेक्स्ट क्रॉप भी आ जाएंगे। उसके अलावा फूडर क्रॉप्स का आई होप कि आपको क्लियर है कि टॉल होना चाहिए और लेस ब्रांच्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम वो क्या कर रहे हैं, हम वो एनिमल्स को खिला रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब हमने प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ा था कि इसका प्रोडक्शन जब आप कर रहे हो तो वैरायटी में इंप्रूवमेंट करो, प्रोटेक्शन में इंप्रूवमेंट करो, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करो, तो इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था कि जो प्लांट बॉडी होती है उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही प्लांट बॉडी को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है एयर। और कौन फुलफिल करेगा, वाटर करेगा। और कौन करेगा, सॉइल कर देगा। तो बेसिकली 16 न्यूट्रिएंट्स आर देयर जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी को होती है। देयर आर सम 16 न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी को है, जिसमें से एक न्यूट्रिएंट है हाइड्रोजन, वो कौन देगा, वाटर लाकर देगा। पानी के अंदर होता है H2O, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वाटर में से आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ये आएगा एयर में से। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन कहाँ से आएगा, वो भी आएगा आपका एयर में से आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आएगा एयर में से। फाइन। उसके बाद जब हम सॉइल के अंदर देखेंगे कि सॉइल के अंदर से कौन से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट बॉडी को किसने दे दिए, वाटर ने और एयर ने दे दिया। अब रिमेनिंग जो 13 न्यूट्रिएंट्स है वो 13 न्यूट्रिएंट्स कौन देगा, सॉइल देगा। सॉइल के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है।
यानी कि अगर वो कम क्वांटिटी में भी होंगे तो प्लांट बॉडी अच्छे से ग्रो कर जाएगी, उनको कम ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे हमारी बॉडी है, हमें फैट कहाँ चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, जरूरत है फैट की लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। बट अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, और कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही कम चाहिए होते हैं, और ये होते हैं 7। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर 7 इन नंबर्स। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स ना जो सॉइल को रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिमेनिंग है, यानी 6 न्यूट्रिएंट्स आर रिमेनिंग, वो 6 न्यूट्रिएंट्स कैसी क्वांटिटी में चाहिए, लेसर चाहिए, ग्रेटर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो कैसे होना चाहिए, लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ज्यादा क्वांटिटी उनकी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनको हमेशा उसकी डिमांड जो होती है वो ज्यादा ही होती है, तो उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन ज्यादा डिमांड होने वाली न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा होती है। दे आर 6 इन नंबर्स, 6 होते हैं ये। याद कैसे रखना है, फर्स्ट तो हमें 3 तो ऐसे याद रखना है NPK, बाकी याद हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर याद होनी हो, बट मेनली क्या याद होना चाहिए, NPK याद होना चाहिए। उसके अलावा होता है कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, सल्फर होता है, बट जो मेन है ये 3 न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। एंड यू नो वेरी वेल कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, नाइट्रोजन भले ही एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ना ही प्लांट बॉडी ना अदर ऑर्गेनिज्म उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से लेकर यूज कर पाएगा। उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा, देन नाइट्रिफिकेशन होगा। कौन करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज करेंगे। कौन से प्लांट्स में, लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर करेंगे, उसके बाद ही नाइट्रोजन का यूज हो पाएगा। देन अगर हम बात करें हमारे पी की, तो ये क्या है, फॉस्फोरस है। पी क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। और अगर हम बात करें के की, तो के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। के किसके लिए होता है, पोटेशियम के लिए होता है। फाइन, मे बी स्पेलिंग में थोड़ा सा हो, देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आई होप कि ये क्लियर हो गया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते क्यों हैं। तो दीज आर 6 इन नंबर्स, और ये प्लांट बॉडी को लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दैट इज वाई क्या होता है, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ओके, पोटेशियम की स्पेलिंग आप चेक कर लेना एक बार, हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं। चलो, ये क्या है, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा होता है आपका कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो सकता है, सल्फर होगा। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। कुछ जो कम क्वांटिटी में चाहिए, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, दे आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट बॉडी को कहाँ से मिल रहा है। एंड हमें ये भी पता है कि जब तक प्लांट बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्लांट बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी या ज्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर पाएगी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से है, तो इन न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो हम मैन्योर देते हैं या हम फर्टिलाइजर देते हैं प्लांट्स को। मैन्योर से क्या होता है, प्लांट बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं और थोड़ा सा लेट मिलता है, बहुत एकदम से फटाफट नहीं मिल जाएंगे। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है, इंस्टेंट काम करता है, प्लांट बॉडी को न्यूट्रिएंट सारे मिलेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। बट फिर भी हम बोलते हैं कि मैन्योर अच्छा है, क्यों है, बिकॉज ये कैसा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, तो ये प्योर है, ये नेचुरल है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल से मिलकर बना होता है, दैट इज वाई वो प्लांट के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसीलिए हम फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर को यूज करना पसंद करते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है। ये देख लो, किस कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड सल्फर है। NPK हमने देख ही लिया, ये हमारा N, ये हमारा P और ये क्या है K। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेता कहाँ से है, वो लेता है एयर से, वो लेगा वाटर से भी और वो लेगा सॉइल से भी। लेकिन कैसे, कैसे मतलब
जैसे हम किचन में जाकर डायरेक्टली अपना खाना ले लेते हैं, वैसे तो नहीं ले पाएगा। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। मतलब अगर एयर से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स लेने हैं तो वो क्या करेगा, वो स्टोमेटा के थ्रू लेगा। एयर से अगर न्यूट्रिएंट आएंगे तो वो कैसे आएंगे, थ्रू स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा लीव्स के ऊपर होते हैं होल्स। प्लांट की लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को कहा जाता है स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, इन स्टोमेटा के ऊपर होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करेंगे, जब प्लांट बॉडी को गैसेस की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है या चाहे ऑक्सीजन की है, तो वो उसको ओपन कर देंगे और उससे क्या होगा, वो गैसेस उसके अंदर चली जाएगी। देन प्लांट बॉडी को वो गैस भी मिल जाएगी और उसके अलावा उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही उसको बहुत इजीली मिल जाएंगे। और जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो गार्ड सेल्स क्या होंगे, बंद हो जाएंगे स्टोमेटा के, और उसके बाद वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो उन गैसेस से क्या होता है, प्लांट बॉडी को मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड आते हैं हम वाटर पे। तो प्लांट बॉडी क्या करती है, हमेशा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। कौन सा वाटर, क्या हवा में कहीं है क्या, नहीं। हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। हर एक क्रॉप को, हर एक प्लांट को हम क्या करते हैं, हम पानी देते हैं, हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स की। तो उस वाटरिंग के टाइम पे पानी कहाँ जाता है, ऑब्वियसली रूट्स के अंदर है, सॉइल के अंदर अभी मिक्स्ड है। वहां पर जब ये वाटर गया तो ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ये थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब प्लांट बॉडी क्या करेगी, रूट्स के थ्रू इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। प्लांट बॉडी अपनी रूट्स के थ्रू क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद में उस वाटर को यूटिलाइज कर लेती है और इस वाटर में से उसको मिलता है क्या, हाइड्रोजन। देन आते हैं हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स पर। जो सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, तो सॉइल से मिलते हैं 13 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से कुछ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी को ज्यादा होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी को कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, जिसमें से मेनली हमने पढ़ा था NPK। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। देन हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। सेकेंड टाइप इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी को होती है कम होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ये नंबर्स में होते हैं 7, ये नंबर्स में होते हैं 6। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये बेसिकली प्लांट बॉडी को मिलते कैसे हैं भाई, सॉइल के अंदर तो ये सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे कैसे प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमने पानी दिया है, जो प्लांट बॉडी को जो हम पानी दे चुके हैं, सपोज हमारी ये प्लांट बॉडी, यहाँ इस सॉइल के अंदर क्या होगा, हमने वाटर दे दिया, इस पानी के अंदर वही सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इस पानी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और जब इस वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, उस टाइम पर वो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि पानी के साथ साथ में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जिस क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर्ड थे वो उसमें चले गए हैं, और उसके बाद प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेगा। फाइन। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से, तो देखो कहाँ से, एयर से आए, वाटर से आए और सॉइल से। अब सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, एयर का कंपोजिशन तो सेम ही रहता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाटर की बात आती है तो पानी तो H2O है, तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, वहां से हाइड्रोजन लिया जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज सॉइल। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली कम हुए जा रहे हैं तो धीरे 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 सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, और उस इनफर्टाइल सॉइल के ऊपर हम कभी भी प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। तो क्या करें ऐसा कि सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश भी होते रहे, मतलब प्लांट बॉडी ने उनको यूज किया, फिर से हम उनको रिप्लेनिश कर दे। होता नहीं, डिब्बे में से हम चॉकलेट्स को खा जाते हैं और फिर हमें उसको वापस भरना पड़ता है, मम्मी उसको अच्छे से भरती है वापस, फिर हमारे लिए फिर वापस हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही सॉइल के अंदर से जब न्यूट्रिएंट्स को प्लांट यूटिलाइज कर लेंगे तब क्या करना पड़ेगा, फिर से उनको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। अब ये रिप्लेनिशमेंट होगा कैसे, तो ये रिप्लेनिशमेंट होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से। रिप्लेनिशमेंट किससे होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से होता है। एंड यू नो वेरी वेल कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि मैन्योर जो है एक तरह की नेचुरल खाद है और फर्टिलाइजर
केमिकल से बनी हुई यानी फैक्ट्री में बनी हुई खाद है, जो दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों प्लांट बॉडी के लिए सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जो कम हो चुके हैं उनको फिर से रिप्लेनिश करने का काम करेंगे। सबसे जल्दी रिप्लेनिशमेंट किससे होगा, फर्टिलाइजर्स के थ्रू होगा, बट मैन्योर के थ्रू लेट होगा रिप्लेनिशमेंट, लेकिन ज्यादा अच्छे से होगा। यानी कि सॉइल कभी भी इनफर्टाइल होने के चांसेस ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो नेचुरल है। नेचुरल है इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन फर्टिलाइजर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज वाई बेसिकली हम मैन्योर का यूज ज्यादा करते हैं। लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी, आजकल के लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। बट कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो फर्टिलाइजर से फिर से मैन्योर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, क्योंकि हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए। चले, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलेंगे इनको प्लांट को। चले, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। अभी जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक वही आ गया। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो कंपैरिजन करना है उनका हमें किस बेसिस पे कि मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखो मैन्योर जो है, मैन्योर बेसिकली बनता किससे, सबसे पहली चीज ये कि मैन्योर बनता किससे। तो मैन्योर बनता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेस से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दें हम कि ये मैन्योर बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या जमीन के अंदर किसी एक ऑर्गेनिज्म को गाड़ दे और उससे मैन्योर बन जाएगा, तो नहीं। प्लांट बॉडी का जो डेड पार्ट होता है वो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, या एक गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर प्लांट बॉडी के जो डेड पार्ट्स है जो गिर के नीचे आ जाते हैं, ब्रांचेस आती है, लीव्स आ जाती है, उनको इकट्ठा करके उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाएगा। ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, लाइक काउ डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, उनको ले लेंगे। किचन का वेस्ट ले लेंगे हम, या कोई अगर एनिमल मर चुका है, डेड एनिमल है, तो उसको भी हम उस गड्ढे के अंदर डाल देंगे और उस गड्ढे को क्या कर दिया जाएगा, पूरा पैक कर दिया जाएगा और उसको कहते हैं कंपोस्ट पिट कहते हैं। तो उस कंपोस्ट पिट के अंदर हमने क्या किया, सारे एनिमल को, जो डेड एनिमल्स थे, डेड प्लांट्स थे, उनको डाल दिया। किचन का वेस्ट डाल दिया हमारा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, काउ डंग हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा है, उन सबको हमने उसके अंदर डाला और डालने के बाद उस गड्ढे को पैक कर दिया। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या हो गया, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन चुका है। वही ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या होता है, मैन्योर होता है। इस मैन्योर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इस मैन्योर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर या फिर हम उसको बोल सकते हैं ह्यूमस। तो ऑर्गेनिक मैटर या फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है ब्लैक कलर का। उसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जब मैन्योर को प्लांट बॉडी को दिया जाता है, यानी कि मैन्योर को सॉइल के अंदर मिक्स किया जाता है, खाद मिक्स करते हैं, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वैसे प्लांट बॉडी को भी होती है। तो जो खाद मिक्स की जाती है सॉइल के अंदर, वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का काम करेगी। साथ ही साथ उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी है, तो वो भी प्लांट बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सॉइल कभी भी इनफर्टाइल नहीं होगी अगर हमने मैन्योर कंटिन्यूअसली डाला है तो, ठीक है। इससे क्या होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है ये, यानी कि ये रिप्लेनिशमेंट करता तो है बट स्लो करता है। सेकेंड थिंग, लेसर क्वांटिटी देता है ये न्यूट्रिएंट्स की, लेसर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये आपको प्रोवाइड कर, यानी ये सॉइल को प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्योर की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हमें मैन्योर की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स क्या है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका डिस्पोजल हो जाता है, उसको हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ रखें कहाँ ना रखें। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इजी हो गया, किसकी वजह से, मैन्योर की वजह से। बिकॉज हमने क्या किया, उस वेस्ट प्रोडक्ट को कहीं बाहर नहीं फेंका, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया और उससे बना लिया ह्यूमस, और उससे बना लिया हमारे न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर बना लिया उससे हमने, और उसी मैन्योर को हम फिर से क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर डाल रहे हैं, सो दैट कि न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट हो जाए। इससे सॉइल कभी भी इनफर्टाइल नहीं होगी, किसी भी केस में नहीं होगी। हमेशा सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी और बरकरार रहेगी, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ भी बढ़ती रहे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फर्टिलाइजर पे। इसके बाद हम किस पे आते हैं, हम आते हैं फर्टिलाइजर्स पे। अब ये जो फर्टिलाइजर्स है हमारे, ये फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। ये फर्टिलाइजर्स कहाँ बनाए जाते हैं,
मेड इन फैक्ट्रीज विद केमिकल से बनाए जाते हैं ये, यानी कि ये वो सब्सटेंस है जो प्लांट बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन सॉइल के अंदर केमिकल ज्यादा मिक्स हो जाएंगे। ये बनाए कैसे जाते हैं? केमिकल से बनाए जाते हैं। फाइन। और ये जल्दी काम करते हैं, यानी कि इसका प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है और ये न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी ज्यादा देता है। जब फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर डाला जाता है तो फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी रिप्लेनिश करता है सॉइल को न्यूट्रिएंट से। उसके अलावा मोर क्वांटिटी देता है, ये ज्यादा क्वांटिटी देगा। किससे ज्यादा क्वांटिटी देगा? ये मैन्योर से। किसकी? ज्यादा क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा क्वांटिटी देता है सॉइल को। यानी अगर हमने फर्टिलाइजर को सॉइल के अंदर डाला है, फर्टिलाइजर को छिड़काव किया है अगर पूरी क्रॉप के ऊपर, तो वहां उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। प्रोसेस फास्ट होगा, जल्दी से सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, इंस्टेंट मिलेंगे। लेकिन ये केमिकल से बना होता है और फैक्ट्रीज के अंदर बन के आता है, तो केमिकल कभी भी आपकी सॉइल को कंटिन्यूअसली फर्टाइल नहीं रख सकता। ये कभी ना कभी आपकी सॉइल को क्या करेगा? इनफर्टाइल कर देगा। यानी आपकी जो जमीन है, इवन फार्मर्स जो कोई भी एक्स पर्सन है, उसकी जो जमीन है, उसका जो लैंड है, अगर वो उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से वो जो लैंड है वो बैरन हो चुका है, यानी कि वो जमीन बंजर हो चुकी है, अब वो इनफर्टाइल हो चुकी है। दैट मीन्स कि अब वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों? इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर नहीं देता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्लांट बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो बस यही होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को अगर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रखना है तो किसका यूज करना है? मैन्योर का यूज करना है। लेकिन अगर सॉइल की फर्टिलिटी को आपको बहुत शॉर्ट पीरियड तक रखना है कि ठीक है कुछ टाइम तक मुझे प्रोडक्शन चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, तो फिर फर्टिलाइजर्स का यूज कर ले। आपको पता हो तो आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा चल रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर फर्टिलाइजर का यूज जो है बिल्कुल ही कम हो चुका है। ऐसा क्यों किया है फार्मर्स ने? वो इसलिए क्योंकि उनकी जमीन उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फर्टाइल चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि जब ये फर्टिलाइजर प्लांट को दिए जाते हैं, सॉइल में डाले जाते हैं, तो प्लांट बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसके साथ साथ में प्लांट बॉडी केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब करती है, और वही केमिकल्स इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। दैट इज वाई हम कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्टिलाइजर्स जो है उनका यूज हमें कम क्यों करना चाहिए, कैसे ये सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स? कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि ज्यादा बेनिफिट देगी, लेकिन क्यों देगी? तो देयर आर सम ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है और इसका रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फार्मर्स यूज हाई क्वालिटी सीड्स। इट्स वेरी गुड कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं? हाई क्वालिटी सीड्स का यूज कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी यील्ड होगी वो भी कैसी होगी? अच्छी क्वालिटी की होगी, हाई यील्ड होगी। बट डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे प्लांट्स को ज्यादा। उसके अलावा इरिगेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अरे यार इरिगेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? रेन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और अगर रेन नहीं हुई कोई टाइम पे तो उस फार्मर की क्रॉप जो है वो लगेगी ही नहीं, वो अच्छे से उगेगी ही नहीं, तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा? यानी ये वाला तरीका तो हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। इसमें तो हमें इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। रेन हुई तो बेनिफिट्स होंगे, रेन नहीं हुई तो नहीं होंगे। अब रेन हमारे हाथ में तो है नहीं कि ठीक है आ जाओ बारिश आ जाओ काम हो गया, पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो नेक्स्ट थिंग इज फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स क्या कर रहे हैं? ऑर्डिनरी सीड्स का यूज कर रहे हैं कि ठीक है सिंपल से सीड्स है वो यूज कर रहे हैं जो पहले यूज किया करते थे, बट उन्होंने इरिगेशन को अडॉप्ट कर लिया और फर्टिलाइजर्स का भी यूज कर रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अगर सीड्स ही अच्छे नहीं है, सीड्स अगर हाई क्वालिटी के नहीं है, तो हाई क्वालिटी यील्ड या हाई यील्ड कैसे मिल सकती है? पॉसिबल नहीं है ये। तो भले ही आपने इरिगेशन अच्छे से कर लिया, फर्टिलाइजर का यूज कर लिया, लेकिन सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। आप जिस सीड को बो रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो बाद में कितना भी ध्यान रख ले, हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इतना इंक्रीज नहीं कर सकते जितना हमें चाहिए। तो ये भी हमारे लिए क्या है? फेल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स। फार्मर्स क्वालिटी सीड्स यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं इरिगेशन को, यूज फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर को भी यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, परफेक्ट है, सारे आ गए। अब सारे कौन कौन से आ गए?
तो हमने जब क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ा था तो वी हैड 3 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. देन सेकेंड हमारे पास था क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. देन हमारे पास एक और पॉइंट था, दैट वाज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. मतलब कि हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, क्रॉप की वैरायटी को तो इंप्रूव करना ही है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ओके, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, सीड्स अच्छे लेने हैं. एज आई टोल्ड यू, जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो हमें ये बताया गया था, यानी आपको ये समझाया गया था कि जब फार्मर क्रॉप को लगाने के बारे में सोचता है तब से लेकर जब तक क्रॉप हार्वेस्ट होकर सेल नहीं हो जाती है मार्केट में, तब तक हमें उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है. हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को सोचने के बाद ही हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. द फर्स्ट थिंग जो हमें सोचनी थी वो थी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि हमें क्या करना था, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना था. वी वांट कि हम क्वालिटी को भी इंप्रूव करें और हम क्वांटिटी को भी इंप्रूव करें. नॉट ओनली द क्वालिटी, क्वांटिटी भी साथ में इंप्रूव करनी है. प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाए. दैट इज व्हाई हम क्या कर रहे थे, हम सीड्स अच्छी क्वालिटी के ले रहे थे. सीड्स जब अच्छी क्वालिटी के होंगे तो डेफिनेट सी बात है क्रॉप भी तो अच्छी ही होगी. आफ्टर सोइंग द सीड्स, अब क्या करना था, क्रॉप को लगा दिया है हमने, अच्छे से ग्रो होने वाली है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है कि क्रॉप को हमने लगा तो दिया, हमने बीज तो बो दिया, बट अब क्या करना है, बीज को बोने के बाद में हमें ये चाहिए कि हमारा इरिगेशन अच्छे से हो, क्रॉप को जो हम पानी दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम मिले, एडिक्वेट क्वांटिटी में मिले, उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो भी एडिक्वेट क्वांटिटी में मिले. अगर सॉइल के अंदर एडिक्वेट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो क्या करना है, मैन्योर देना है, फर्टिलाइजर देना है. उसके अलावा और हमें क्या करना था, और हमें ये चेक करना था कि हम फार्मिंग किस तरह से करेंगे, क्या हम मिक्स क्रॉप लगाएंगे या हम क्रॉप का रोटेशन कर रहे हैं, सो दैट कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश होते रहे, उनको टाइम मिल जाए रिप्लेनिशमेंट का. अब हमने बीज को बो दिया, हमारी जो फसल थी वो उग के रेडी हो चुकी है, लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना है, बीच में प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी करना है. अब ये प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्यों करना है, तो वो इसलिए कि हमारी जो क्रॉप है, जो हमने फसल लगाई है, उस फसल के अंदर अगर कोई इंसेक्ट लग गया, कोई पेस्ट आ गया, अगर उस प्लांट में कोई डिजीज आ गई, या अगर आसपास में कोई अनवांटेड प्लांट्स उगाए, तो हम उसका प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे, ये भी हमको सोचना है. बिकॉज अगर कोई भी डिजीज लग जाती है प्लांट को, तो हमारा जो बीज को सोचना था, अच्छी वैरायटी के सीड्स लेना, इरिगेशन करना, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, ये सब कुछ काम नहीं आएगा, उसमें पानी फिर जाएगा. दैट इज व्हाई हमें क्या करना है, हमें इंसेक्ट से भी हमारी क्रॉप को बचाना है, हमें डिजीज से भी क्रॉप को बचाना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, उनको स्प्रिंकल करते हैं, सो दैट कि हमारी क्रॉप को कोई भी डिजीज ना लगे और क्रॉप जो है हमारी खराब ना हो, उसको कोई डैमेज ना हो. उसके अलावा जो वीड्स होते हैं, जो आसपास अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को भी हमें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. या तो उनको निकाल दें हम जड़ों से, या वीडीसाइड्स का स्प्रिंकल कर दे, सो दैट कि जो वीड्स है वो खत्म हो जाए और हमारी जो मेन क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर सके, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर और एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल सके, सनलाइट मिल सके और वाटर मिल सके. तो ये सारे हम जब मैनेजमेंट कर लेंगे, इन सबको हम अच्छे से देखेंगे, ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों का, तो ही हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करेगी, हाई यील्ड भी होगी, हाई क्वालिटी क्रॉप होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और फार्मर का जो पूरा साल है वो बहुत ही आराम से निकलेगा. उसके लास्ट में हमने क्या देखा था, स्टोरेज का भी ध्यान रखना है कि हम स्टोर कैसे कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो कि स्टोरेज के टाइम पे वो खराब हो जाए, नहीं, हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है. तो जो थर्ड पॉइंट था हमारा, उसके अंदर देखो फार्मर ने क्या किया है, क्वालिटी सीड्स का यूज किया है, यानी कि वैरायटी इंप्रूवमेंट कर दी. देन अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर्स, इसकी वजह से क्या हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया. देन इन्होंने यूज किया क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सारे इंतजाम कर रखे. यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट है, यानी ये जो सारी कंडीशंस है, इसकी वजह से हमें हाई यील्ड मिलेगी,
हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे बिकॉज हम इन सारे मेजर्स का यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को सोच रहे हैं। हम हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। हम ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेकर आए हैं ताकि हमें जो यील्ड मिले वो भी कैसी मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले। भैया हम अच्छी क्वालिटी का खाना भी तो खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? ताकि हम हेल्दी रहे। तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे तो क्रॉप भी हेल्दी रहेगी, अच्छे से ग्रो करेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगी। इरिगेशन अच्छे से कर रहे हो, पानी अच्छे से दोगे तो न्यूट्रिएंट ज्यादा अच्छे से प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा और एडिक्वेट क्वांटिटी में उसको न्यूट्रिएंट मिल भी जाएंगे और वो उसका यूटिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट कम हो गए तो फर्टिलाइजर की तो जरूरत है ही। देन हम क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं सारी चीजों से, तो ऑब्वियस ही बात है क्रॉप भी हमें क्या करेगा, जितनी हम केयर क्रॉप की करेंगे उतना ही क्रॉप हमें प्रोडक्टिविटी देगा। यानी अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई तो डेफिनेट सी बात है फार्मर जब उनको सेल आउट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको क्या मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा और वो अपना पूरा साल बहुत ही इजीली यापन कर पाएंगे। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। दीज आर द पॉइंट्स कि किस किस तरह से क्या होना है, कैसे हेल्दी रहना है इनको एंड ऑल दैट। चलो नाउ मेजरमेंट हो गया है कि क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सारे मेजर्स हमने ऑलरेडी देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज क्यों करते हैं? वी नो वेरी वेल कि हमें क्या करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करना है। जबकि हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, हम क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, तो हमें क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट को भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे हमारी क्रॉप का तो जो हमने इतना मेहनत करी है हमारी क्रॉप पे वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी क्रॉप पर की हुई मेहनत वेस्ट हो, फार्मर की क्रॉप पर की हुई मेहनत सारी वेस्ट हो जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई क्या करना पड़ेगा, क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब प्रोटेक्ट किस किस से करेंगे, तो देखो प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास आती है वीड्स, जिनसे हमें इसको प्रोटेक्ट करना होता है। देन होता है इंसेक्ट्स, पेस्ट, जिनसे कि प्लांट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। देन आता है डिजीज, इससे भी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे टेम्परेचर, इनका भी हमको ध्यान रखना होता है। उसके अलावा हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, जहां पर हम क्रॉप लगा रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनसे भी उसको प्रोटेक्ट करना होता है। रोडेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। स्टोरेज के टाइम पर भी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अब ये मेजर्स को किस तरह से यूज किया जाता है, क्यों यूज करना है, व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हाई, क्यों, व्हाई को ध्यान में रखना कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स और ये सब क्यों प्रेफर किए जाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को प्रेफर इसलिए किया जाता है, बेसिक अगर हम देखें तो, क्योंकि भाई ये केमिकल फ्री होता है। फाइन, अब क्रॉप को प्रोटेक्शन तो चाहिए इन सब से। हम बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, वीडीसाइड्स यूज करेंगे। देखो क्या यूज करेंगे हम, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर लिया हमने और किसका यूज किया है, पेस्टिसाइड्स का यूज कर लिया, और हमने यूज किया है वीडीसाइड का, और हम यूज कर रहे हैं हर्बिसाइड्स का। दैट मीन्स कि हम सारे ही केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। अगर हम इतने केमिकल्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है वो पॉल्यूट भी हो जाएगी, साथ ही साथ हमारे जो प्लांट्स है वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब भी करेंगे, और जब वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनडायरेक्टली वो केमिकल जो है वो प्लांट बॉडी को हार्म करेगा, और साथ ही साथ उस प्लांट के पार्ट को खाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी वो हार्म करेगा। यानी अगर हम उस प्लांट को खाते हैं जिसके अंदर केमिकल्स है तो वो हमारी बॉडी को भी इनडायरेक्टली हार्म करने वाला है। यानी हमारी बॉडी के अंदर भी वो केमिकल्स आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन प्रिवेंटिव मेजर्स को चेंज करना है। हमें हमारी क्रॉप को बचाने के लिए इनके यूज की जगह कुछ और यूज करना है। क्या यूज करेंगे, तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स यूज करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स को यूज करने से क्या होगा, इससे आपकी जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ क्या होने वाला है, केमिकल फ्री भी रहने वाली है। केमिकल फ्री रहेगी तो क्या होगा, वो डिजीज फ्री भी रहेगी, साथ ही साथ उसके अंदर कोई
केमिकल नहीं जाएगा तो उसकी क्वालिटी पर भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही क्वांटिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली इसने पूछा क्या है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी बहुत सारे होते हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली केमिकल्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो यू नो वेरी वेल, देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड शुड बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप बिकॉज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल लीड्स टू एनवायरमेंट प्रॉब्लम। एज आई टोल्ड यू, क्या हो रहा है कि जब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं केमिकल्स का तो प्लांट के अंदर वो चले जाएंगे और इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी पे आएंगे। उसके अलावा सॉइल है, पॉल्यूट हो जाएगी, यानी कि सॉइल भी इनफर्टाइल हो सकती है। और क्या हो सकता है, तो जब हम पानी देंगे उन प्लांट्स को और वो पानी सपोज अगर थोड़ा सा बह के कहीं वाटर बॉडी में चला गया या रेन वाटर के साथ में ये केमिकल्स अगर बहकर वाटर बॉडी में चले गए तो क्या होगा, वो वाटर बॉडीज को भी पॉल्यूट कर देंगे, यानी उसके अंदर भी केमिकल्स आ जाएंगे। तो वाटर पॉल्यूशन भी फैल रहा है, सॉइल पॉल्यूशन भी फैल रहा है, प्लांट्स भी क्या हो रहा है, केमिकल्स से भर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमें क्या करना है, हमें बायोलॉजिकल मेथड्स को प्रेफर करना है बिकॉज केमिकल हमेशा पॉइजनस होते हैं और वो हमेशा सारी चीजों को हार्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हार्म करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स में ध्यान रखना है कि हम सॉइल को, जो सॉइल है उसको प्लफिंग अच्छे से करें, सीड्स को किस टाइम पे हम बो रहे हैं, किस टाइम पर हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, किस टाइम पर हम उसमें वीडीसाइड को छिड़काव कर रहे हैं, या इसकी वजह हमें काम करें कि वीड्स को खुद ही निकाल के फेंक दें। ऐसे ही बायोलॉजिकल कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, कुछ बायोपेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। एक जैसे है बेसिलस थ्यूरिंजिनस, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट पैथोजेंस को मार देता है ये, ताकि क्या हो, इससे इंसेक्ट जो है वो ज्यादा प्लांट को हार्म ना पहुंचा सके। लेकिन कुछ और भी इसके अलावा भी बहुत सारे बायो मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हमेशा हमें केमिकल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी अपना सकते हैं और वो बेसिकली आज हम अपनाते भी हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये क्वेश्चंस क्लियर है मतलब हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।